लास्ट जो टॉपिक कवर किया था अमेज़न रेन फॉरेस्ट में डिफरेंट जो स्पेसीज है उनकी डाइवर्सिटी के बारे में मैंने बताया था। इससे पहले तक के जो भी लेक्चर है हमने कंप्लीट किया हुआ है। आज इस लेक्चर में इसी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो टॉपिक है इसमें हम स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, ये एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको अच्छे से समझाऊंगा। दूसरी बात जो हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, है ना। नंबर ऑफ स्पेसीज बढ़ने से क्या हमारा इकोसिस्टम को फायदा होता है, क्या उसका इंपैक्ट है इकोसिस्टम पे, इस बात को हम समझने का कोशिश करेंगे। बेटा यहाँ पे एक डेविड टिलमैन का कुछ बातें हैं जो उन्होंने बताई है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है बेटा, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस को हम समझेंगे जिससे कि ये बात हमें समझ में आएगा कि इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी। अगर हमारा स्पेसीज का नंबर डिक्रीज कर रहा है, हम अपने बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं, तो उस रिडक्शन का हमारे बायोडाइवर्सिटी पे क्या, अगर नंबर ऑफ स्पेसीज बढ़ रहा है तो हमारा बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट होगा, क्या उसके बुरे परिणाम होंगे, क्या उसका बैड इफेक्ट होगा, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन टुडे लेक्चर। तो सबसे पहले बेटा इनको हम बाद में समझाएंगे, मैं आपको पहले बता देता हूं स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप अच्छे से समझिएगा। बेटा क्या हुआ, एक मतलब कह सकते हैं कि इकोलॉजिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट। इन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल को एक्सप्लोर किया। जब इन्होंने फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया तो आप खुद समझिए कि जब हम फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको टाइगर दिखाई देगा, लायन है, डियर है, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट प्लांट आपको दिखाई देंगे। लेकिन एक समय के बाद आपको बार बार फिर से जो पहले आप ऑलरेडी देख चुके हो वही स्पेसीज आपको दोबारा दिखेगा। तो जब किसी आप नए एरिया को एक्सप्लोर करते हो, जब किसी जगह को आप जंगल में जाकर के उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपको डिफरेंट टाइप के स्पेसीज मिलेगा। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे, एरिया को ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए चले जाओगे, आपको नए नए स्पेसीज देखने को मिलेगा बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि एज वी एक्सप्लोर द एरिया, जैसे जैसे हम एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, एज वी इंक्रीज द एरिया, द नंबर ऑफ स्पेसीज इंक्रीजेज। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं बेटा कि जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन ये अप टू ए सर्टेन लिमिट तक जाएगा, ये कुछ लिमिट तक जाएगा बेटा, है ना। क्योंकि फिर से आप देखो, टाइगर देखा, लायन देखा, अलग अलग जो भी स्पेसीज देखे, फिर से वही स्पेसीज रिपीट हो जाएगा। तो इस बात को सबसे पहले हमें अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने बताया कि अगर हम किसी न्यू एरिया को एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसमें स्पेसीज का नंबर बढ़ते चला जाएगा, यानी स्पेसीज रिचनेस बढ़ते चला जाएगा। पर ये जो है वो अप टू ए सर्टेन लिमिट तक होगा, है कि नहीं। समझ पा रहे हो बात को। इसी बात को उन्होंने मैथमेटिकल तरीका से बढ़ाया। तो बेटा एक स्पेसीज बढ़ रहा है कैसे, आप एरिया बढ़ा रहे हो तो स्पेसीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है कि नहीं। अच्छा, मैथ के भाषा में आप समझते हो कि अगर हम यहां पे एस इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे बेटा तो यहां पे कांस्टेंट लगा देते हैं, तो एस इज इक्वल टू सी ए, और यहां पे उन्होंने पावर डाला जेड। जेड क्या होता है अभी हम समझेंगे। तो ये हमारे पास एक एरिया, एक इक्वेशन बन गया बेटा, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप का एक इक्वेशन बन गया। यहां पे सी क्या है बेटा, सी इज ए कांस्टेंट। सी क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ए आपका मालूम है एरिया हो गया, एस क्या हो गया बेटा, स्पेसीज रिचनेस हो गया। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी बुक उठा करके रखिए साथ में। और ये सारी बात, जेड का मतलब क्या होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ रिग्रेशन या रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो जेड का मतलब हो जाता है स्लोप ऑफ रिग्रेशन, स्लोप ऑफ रिग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप समझ पा रहे हो। अब इसी इक्वेशन को अगर हम लॉग के फॉर्म पे लिखें, लॉग के फॉर्म में लिखें, इसको हम लॉगरिथमिक स्केल पे दिखाएंगे बेटा। कौन से स्केल पे, लॉग स्केल पे दिखाओगे तो क्या बनेगा बेटा, हम लिखेंगे लॉग एस, आपको लॉग लेने आता है ना, तो लॉग एस हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू लॉग सी
और ये पावर जो है वो बेटा आगे चला जाता है, तो प्लस जेड लॉग ए, जेड लॉग ए। ये वाला इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा बेटा। ये जो इक्वेशन है ये भी स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप का इक्वेशन है बेटा, और ये भी इक्वेशन है एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड। ये इक्वेशन जो है बेटा, इन जनरल मैं इस इक्वेशन को बात कर रहा हूं, लॉगरिथमिक स्केल पे ये इक्वेशन बन रहा है। अब मैं इन दोनों बातों को ग्राफ से दिखाता हूं बेटा। ग्राफ इसके लिए हमारी एनसीईआरटी बनाई है। तो देखिए मैं एक्सिस बना रहा हूं, ये हमारा हो गया बेटा वाई एक्सिस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। दूसरा हमारा हो गया ये बेटा एक्स एक्सिस। ये हमारा कौन सा एक्सिस रहेगा बच्चों? वाई एक्सिस रहेगा। और ये हमारा एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इस पे हम ले रहे हैं बेटा स्पेसिज रिचनेस, इस पे हम एस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एस का मतलब क्या होता है मैं इधर लिख दूंगा, और यहां पे एरिया लिख रहे हैं। और अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने क्या बोला, जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा बेटा, वैसे वैसे आपको नंबर ऑफ स्पेसीज बढ़ेगा, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। ये बात मैंने आपको बताया। तो चलो मैं एक ग्राफ देखता हूं, और इस ग्राफ को हम ऐसे बना दिए, ठीक है बेटा। तो देखो ये एरिया और स्पेसीज दोनों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक जगह पे आकर के ये खत्म हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो बेटा ये जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसा नहीं बन रहा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है। और इसी का मैं इक्वेशन लिखा बेटा ऊपर में, क्या लिखा इक्वेशन, एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कब अप्लाई हो रहा है, जब स्पेसिज और एरिया के बीच में जो ग्राफ है वो इस टाइप का बन रहा है। ये कौन सा ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसका आकार कैसा है, इसका शेप कैसा है, तो बेटा इसका देख रहे हो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बोलते हैं इसको। कैसा बोलते हैं बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। और इसी को अगर हम लॉग लॉग स्केल पे दिखा दे बेटा, इसी को हम अगर लॉग लॉग स्केल पे दिखा दे, तो लॉग लॉग स्केल पे कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। याद रखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर बन रहा है तो इक्वेशन ये वाला है, और अगर इसको हम लॉग लॉग स्केल पे दिखाएं बेटा, लॉग लॉग स्केल पे दिखाएं, तो इक्वेशन कौन सा हमारा बन रहा था बेटा, यही इक्वेशन बन रहा था। तो इक्वेशन नीचे लिख देता हूं, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग, यहां पे सॉरी लॉस लिख दिया हूं, यहां पे लॉग होगा बेटा, है ना। तो लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी जेड लॉग फिर क्या है ए। ये इक्वेशन हमने आपको ला करके दिखाया है। अब दोनों बात ध्यान रखने का, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें बोलता है कि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो कौन सा इक्वेशन बनेगा, तो ये वाला इक्वेशन याद रखना बेटा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है तो ये इक्वेशन बना, और ये ग्राफ है बेटा, यही है आपका स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप। अगर इतनी बात आप ध्यान रखते हो तो आपको क्वेश्चन बनेगा। अब मैं कुछ बात बता देता हूं बेटा, जेड लाइन का मतलब क्या होता है ना। जेड लाइन जो है वो वेरी स्मॉल एरिया अगर लेते हैं बेटा, है ना, स्मॉल एरिया, तो स्मॉल एरिया के लिए जेड का वैल्यू 0.1 से 0.2 के रेंज में आएगा। जैसे कि हमने कोई सिटी का बात कर लिया, न्यूयॉर्क हो गया, या कोई भी शहर का बात, इवन आप कोई एक छोटा सा कंट्री भी ले सकते हैं, तो उसमें जेड इज इक्वल टू 0.1 से 0.2 आएगा। और अगर हम किसी इंटायर कॉन्टिनेंट वेरी लार्ज एरिया के लिए बात करेंगे, लार्ज एरिया की बात करेंगे, तो जेड इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, जेड इज इक्वल टू आता है 0.6। ध्यान देखिए, वेरी लार्ज एरिया में क्या आता है, पूरा का पूरा इंटायर कॉन्टिनेंट आ जाता है बेटा, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, इंटायर कॉन्टिनेंट आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा 0.6 से लेकर के 1.2 तक के वैल्यू आएगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा। अच्छा बेटा एक और अलग से मैं लिख देता हूं, पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट पे जितने भी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं, जिनको हम फ्रूगीवोरस बर्ड बोलते हैं, और मैमल्स होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फ्रूगीवोरस बर्ड, बर्ड्स एंड मैमल्स, मैमल्स है ना, ऑल
ट्रॉपिकल रीजन के लिए, पूरे अर्थ पे जितना भी ट्रॉपिकल रीजन है, तो पूरे अर्थ पे ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं, तो जितने भी फ्रूगीवोरस बर्ड्स और मैमल्स है, इसके लिए जेड का वैल्यू कितना आएगा बेटा, ये ध्यान रखना है। तो बताओ अभी ये बड़ा वैल्यू आना चाहिए कि छोटा वैल्यू आना चाहिए? तो ऑब्वियसली ये बड़ा वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि लार्ज एरिया है, तो लार्ज एरिया है तो इसका वैल्यू होता है 1.15। याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 1.15। ये फ्रूगीवोरस बर्ड के लिए मैंने बता दिया बेटा, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। समझ गए कि नहीं? ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये जेड का वैल्यू याद रखिए। अच्छा, जेड का वैल्यू ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये समझना है कि ये जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन है ये मच स्टीपर होते जाएगा। मच स्टीपर का मतलब क्या हो गया बेटा, ये जो स्केल है वो इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, वर्टिकल एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब ये वाला जो एंगल है वो बढ़ेगा। यानी अगर हम कहते हैं कि जेड की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लाइन पहले यहां पे था, अब वो लाइन शिफ्ट करके यहां पे चला जाएगा। तो पहले एंगल बेटा क्या था, ये वाला एंगल था, और अब एंगल ये बढ़ गया तो ये एंगल ये हो गया। तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि जेड लाइन मच स्टीपर, अगर लार्ज एरिया है तो मच स्टीपर होगा, जेड वैल्यू कैसा होगा, मच स्टीपर हो जाएगा। यहां पे लिख लो यहीं पे कि अगर जेड का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये मच स्टीपर है। मच स्टीपर का मतलब आपको समझ में आया ना, कि ये वाला जो वैल्यू है, एंगल जो है वो बढ़ेगा, इसका मतलब ये वर्टिकल एक्सिस के तरफ में शिफ्ट करेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। तो स्पेसिज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हेमल्ट ने दिया था, इसका हाइपरबोला वाला इक्वेशन याद रखो, s = c/z, और लॉग स्केल पे याद रखो log s = log c + z log a। दो इक्वेशन याद रखिए बच्चों। आइए अब हम बताते हैं आपको दूसरी बात जो है इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, राइट। तो इसमें बेटा देखो क्या लिखा गया है, कम्युनिटी विथ मोर स्पेसीज टेंड्स टू मोर स्टेबल। जिस कम्युनिटी में, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें डिफरेंट स्पेसीज के लोग रहते हैं, तो जिस कम्युनिटी में ज्यादा स्पेसीज रहेगा, जिस कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पेसीज ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब सोचो ना, फॉरेस्ट को हम स्टेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में देखो कितने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल पाए जाते हैं। फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप के, तो डिफरेंट मल्टीपल फूड चेन बनेगा बेटा, और जितना फूड चेन बनेगा वो इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगा एक दूसरे के ऊपर में। यानी फॉरेस्ट एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम माना जाता है ना। तो क्योंकि फॉरेस्ट में नंबर ऑफ स्पेसीज ज्यादा होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी भी कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पेसीज बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब डेविड टिलमैन नाम का एक साइंटिस्ट है, वो ये बोल रहे हैं कि मोर स्पेसीज डाइवर्सिटी मतलब मोर नंबर ऑफ स्पेसीज, स्पेसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होने का मतलब स्पेसीज नंबर ज्यादा होना, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास, है कि नहीं। अगर स्पेसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगा तो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। कैसे, समझने के लिए इसको हम फॉरेस्ट का अगेन एग्जांपल लेंगे। बेटा फॉरेस्ट में जो बायोमास है उसमें इस साल जितना आपने देखा है, तो अगले साल जाओगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, बहुत कम वेरिएशन दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई वहां पे है। जैसे डियर को कंट्रोल करने के लिए लायन है, ठीक है, प्लांट को कंट्रोल करने के लिए डियर है, तो ऐसे डिफरेंट सारे एनिमल्स है। आप देखिए जंगल में कितने सारे एनिमल्स होते हैं, कितने सारे हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, टॉप कार्निवोरस है, तो सब एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा किसी का नंबर बढ़ नहीं सकता। इसलिए बायोमास में बहुत ज्यादा कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मान लो कहीं ग्रासलैंड है बेटा, तो ग्रासलैंड में खाली ग्रासेज है और वहां पे अचानक कोई अगर हार्बीवोरस एनिमल आ गया तो वो सब ग्रो कर जाएंगे तेजी से, तो उनमें ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन स्टेबल इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होता है। तो यही बात मैं बोल रहा हूं कि मोर स्टेबल, मोर नंबर ऑफ स्पेसीज, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास। ये डेविड टिलमैन ने पहली बात बोली। दूसरी बात बेटा इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्या लिखा गया है, इंक्रीज डाइवर्सिटी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर बेटा नंबर ऑफ स्पेसीज ज्यादा है
तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगा। मैं उल्टा मत बोल देना इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज डाइवर्सिटी, ये गलत हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज किया हुआ है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। अगर इसी स्टेटमेंट को आप उल्टा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। फिर इंक्रीज डाइवर्सिटी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू डेविड टीमन। जितना ज्यादा डाइवर्स इन्वायरमेंट रहेगा उसमें बेटा अपने अपने लेवल पे प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, सभी लोग तो अपने अपने लेवल पे बायोमास को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ना। तो जितने भी हाई डाइवर्सिटी वाले एरिया होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी हाई होता है। ये बात भी आप समझ गए। अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाता हूं, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। बेटा रिवेट का मतलब होता है नट बोल्ट जो होता है ना, नट। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो तो कार में नट होता है, चक्कों में नट लगा हुआ रहता है, टायर में आप देखोगे नट लगा हुआ होता है, हर जगह नट समझते हो, पंखे में नट लगे हुए होते हैं। तो नट का मतलब हो गया रिवेट, और पॉपिंग करना मतलब उसको छिपा लेना, चोरी कर लेना, ऐसा हम कह सकते हैं। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, नट की चोरी करना, इससे एक एनालॉग लेकर के, एक एनालॉगस लेकर के इसको समझाया गया हमारे इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी को। तो मान लो बेटा, मैं मान लेता हूं कि जैसे एक एयरप्लेन होता है, एयरप्लेन को हम मान लेते हैं जैसा इकोसिस्टम है, हमारा एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम को इक्विवेलेंट हमने किसको मान लिया है, एयरप्लेन के, है ना, हवाई जहाज के बराबर मैंने मान लिया है। अब कोई आदमी आए और हवाई जहाज का कोई एक नट को खोल दे, सीट वाला नट को खोल दिया, इधर से भी खोल दिया, कहीं से छोटे छोटे नट्स को खोलना शुरू हुआ, तो क्या होगा, धीरे धीरे हवाई जहाज हिल डोल करना शुरू करेगा, उसकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे खराब होगी, है ना। तो ये रिवेट किसको बोला जा रहा है, स्पेसीज को। हम इकोसिस्टम के स्पेसीज को, तो रिवेट इज इक्वल टू स्पेसीज, है ना। अगर कोई भी आदमी किसी भी स्पेसीज को अगर हम एक्सटिंक्ट करा रहे हैं, मार रहे हैं और उसको खत्म करा रहे हैं बेटा, तो उस पर अभी उसका इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, पर लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट जरूर आपको दिखाई देगा। हर एक स्पेसीज का अपना अपना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। जिस तरीके से हर एक नट का एयरप्लेन में कुछ इंपॉर्टेंस है, उसी तरीके से रिवेट का भी कुछ इंपॉर्टेंस है। और कोई आदमी आया और अचानक विंग्स का ही की को, मतलब जो विंग्स पे रिवेट होता है, यानी रिवेट ऑन विंग्स, यानी जो उसके पंखों में क्या होता है, जो नट लगा हुआ था उसी को निकाल करके लेके गया, तो हवाई जहाज तो तुरंत क्रैश कर जाएगा, वो तो तुरंत अनस्टेबल होगा, वो तो उड़ ही नहीं सकता बेटा। तो उसी तरीके से हम रिवेट ऑन विंग्स को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, की स्पेसीज के साथ। अब की स्पेसीज जैसे कि जंगल है, तो जंगल में तुमने लायन को ही मार दिया, तो लायन को मारोगे तो तुरंत डियर की संख्या, नंबर ऑफ डियर बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, और सारे डियर फिर प्लांट को खा जाएंगे, तो पूरी की पूरी, और फिर प्लांट खत्म हो जाएगा, फिर डियर मर जाएगा, और फिर सारा पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम जो फॉरेस्ट है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेसीज है उनको रिवेट, और जो मेन स्पेसीज है, जो की स्पेसीज है, उसको हम लोग विंग्स, रिवेट ऑन विंग्स के बराबर मानते हैं, और एयरप्लेन को हम इकोसिस्टम के बराबर मानते हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ एयरप्लेन इज इक्वल टू स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। तो ये एयरप्लेन का एक सहायता लेकर के हमें एक साइंटिस्ट है बेटा, उनका नाम है पॉल एहरलिच, उन्होंने इस बात को सिखाया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी, जब नंबर ऑफ स्पेसीज, किसका रिडक्शन, स्पेसीज जो है बेटा अगर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो हमारे बायोडाइवर्सिटी पे उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा, उस बात को आपको समझना चाहिए। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मैंने बोला कि रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस इस बात के लिए दिया गया है पॉल एहरलिच के द्वारा कि वो इस बात को एक्सप्लेन करना चाहता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पेसीज रिडक्शन, यानी बायोडाइवर्सिटी रिडक्शन, है ना, यानी नंबर ऑफ स्पेसीज रिडक्शन होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी बात को वो एक्सप्लेन करने के लिए इस हाइपोथेसिस को दिया है। कई बार एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी वाज एक्सप्लेन्ड बाय, अब इसमें आंसर आना चाहिए पॉल एहरलिच, और एक अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट भी दिया रहेगा, ठीक है, एडवर्ड विल्सन भी दिया रहेगा बेटा, रोजन भी दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन में तो कुछ भी हो सकता है, पर आप समझिए क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, क्या आंसर होना चाहिए। रिवेट इज इक्वल टू स्पेसीज, छोटा रिवेट भी हो सकता है, बड़ा रिवेट भी हो सकता है, छोटे स्पेसीज भी हो सकते हैं, बड़े स्पेसीज भी हो सकते हैं। रिवेट ऑन विंग्स इज इक्वल टू की स्पेसीज, एयरप्लेन इकोसिस्टम के बराबर है, स्टेबिलिटी ऑफ एयरप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम के बराबर है,
ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। हम कम समय में आपको ज्यादा समझाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का वर्चुअल तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लास है नहीं, तो आप जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हो वो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा सपोर्ट कीजिए, और किसी तरह का कोई समस्या होने पे हमें कांटेक्ट करें, संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को बताएं, हम आपसे संपर्क करेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों में भी जरा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो नीडी लोग हैं उन तक पहुंचाइए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो बेटा होगा 10-15 मिनट को और वीडियो बनाऊंगा, वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे वो वीडियो आपके पास चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।